नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस विदिशा की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में विदिशा लोकसभा सीट भी एक है और जिस तरह से राजनीतिक पन्नों में मध्य प्रदेश की विदिशा रायसेन संसदीय सीट की अपनी एक अहम भूमिका रही है। प्रदेश की राजनीति हो या देश की विदिशा लोकसभा सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर शुमार होती है। राजनीति के साथ साथ विदिशा का प्राचीन काल से ही ये अपना एक अलग महत्व रहा है। सांची के बौद्ध स्तूप और उदयगिरी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के कारण भी विदिशा संसदीय सीट दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखती है। विदिशा लोकसभा सीट बीजेपी के लिए देश भर में सबसे सेफ सीटों में अगर किसी का नाम आता है तो वो है विदिशा लोकसभा सीट। विदिशा संसदीय सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि इस सीट से भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़कर न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की बल्कि देश की सत्ता के शिखर तक भी जा पहुंचे। इसके बाद देखते ही देखते विदिशा संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाने लगी। यहां से रामनाथ गोयनका, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसद रह चुके हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 6वीं बार अब वो मैदान में है। विदिशा की जिस तरह से जो जंग इस समय दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, वैसे भी अगर हम पिछला परफॉर्मेंस देखें 2019 का तो वर्तमान में जो सांसद हैं रमाकांत भार्गव 5 लाख से ज़्यादा मतों से उन्होंने वो चुनाव जीता था और यही कारण है कि इस सीट को, इस विदिशा सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। लंबा एक इंतज़ार कांग्रेस को हो चुका है। कहीं ना कहीं सूखा कहें कि कांग्रेस लंबे समय से ये सीट नहीं जीत पाई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी इस सीट से खड़ा करती है वो यहाँ से विजयी होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसकी तासीर जानेंगे, समझेंगे, विश्लेषण करेंगे और चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। फिर हम इस चर्चा को, इस एनालिसिस को, विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जो खास मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं उनके पास में चलते हैं। हमारे साथ में हैं अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अवनीश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब। रमेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और अजय धबले साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ में हैं। अजय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूं, जानने की कोशिश करता हूं विदिशा लोकसभा सीट की तासीर की, इसके जो कंटेंट रहे हैं और जो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बन चुकी है। रमेश शर्मा साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इस सीट को कोई नहीं एनालिसिस कर सकता, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या है इस सीट में कि ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी। दूसरी तरफ कई दिग्गज इस सीट पर चुनाव लड़े, जीते, 5 बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर मैदान में हैं। किस रूप में देखें सर इस विदिशा लोकसभा सीट को? रमेश जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर, मिल रही। मैं जानना चाहूंगा इसकी तासीर, विदिशा लोकसभा सीट की तासीर को। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि ये विदिशा का जो संसदीय क्षेत्र है वो लंबे समय से कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति भाव यहाँ पर बहुत प्रबल रहा है। स्वतंत्रता से पहले भी अगर आप देखेंगे तो पूज्य करपात्री जी महाराज का मान करके चलिए कि विदिशा के गांव-गांव में उनकी यात्रा रही है। राजनीतिक दृष्टि से सिंधिया परिवार कहीं रहा हो, कांग्रेस में भी रहे, हिंदू महासभा में भी रहे, जनसंघ में भी रहे, परिवार के अलग अलग लोग,
लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति और जागृति के प्रति इस परिवार का भाव सदैव रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं कि देश में जब शिक्षा का बहुत पीछे भाव था, तब सिंधियाओं ने विदिशा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, जो आज भी है SITI के रूप में जिसको हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भाव के कारण 1967 में कल्पना कर सकते हैं कि 1967 में जनसंघ का वहां पर कितना प्रभाव रहा होगा कि पंडित शिव शर्मा को दिल्ली से लाकर के जनसंघ ने टिकट दिया और वो वहां से चुनाव जीते। इसी तरीके से 1971 में रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस समूह के प्रमुख रहे हैं, उनको वहां से टिकट दिया 1971 में और वो भी वहां से जीते। अटल जी भी वहां से जीते, सुषमा स्वराज भी जीते। तो एक प्रकार की जनसंघ का गढ़ इसको माना जा सकता है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से कहें तो इसमें आर्य समाज का और संतों का जो आना जाना रहा है, ऐसा कोई संत नहीं रहा। करपात्री जी महाराज वहां पर पधारे हुए हैं, निरंजन देव तीर्थ वहां पर पधारे हुए हैं, निश्चलानंद जी महाराज वहां पर पधारे हुए हैं, वासुदेवानंद जी वहां पर पधारे हुए हैं। चारों पीठों में ऐसा कोई शंकराचार्य नहीं है जो वहां पर ना आता हो। तो वो सारी की सारी स्थिति है। और 1991 में जब टिकट अटल जी ने त्याग पत्र दिया था, 1991 में अटल जी 2 स्थानों से चुनाव लड़े थे, विदिशा से और लखनऊ से। तो उन्होंने फिर विदिशा से त्याग पत्र दिया। तो उपचुनाव में जो पैनल बना था 3 लोगों का, उसमें शिवराज जी का भी नाम था, क्योंकि शिवराज जी ठाकरे जी के, पटवा जी के अति प्रिय लोगों में से हुआ करते थे। तो अंततोगत्वा उस उपचुनाव में, यद्यपि शिवराज जी का संसदीय अनुभव बहुत छोटा सा था, वो पहली बार 1990 में विधायक बने थे बुधनी से, फिर उनको टिकट दिया और फिर वो वहां पर वो जीते। तो कुल मिलाकर के ये वहां पर रहा है। हालांकि बीच में प्रताप भानु शर्मा जी ने वहां पर चुनाव जीता है, शायद 1 या 2 चुनाव जीते हैं उन्होंने। एक तो 84 का जीता है और शायद 80 का शायद उन्होंने जीता है। 80-84 2 कांग्रेस रही है, 80 और 84 में। जी बिल्कुल जी, वहां से जीते हैं। बाकी फिर वो हमेशा जनसंघ रही है और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। आता हूँ, दोबारा आपके पास में आता हूँ। अवनीश भार्गव जी हमारे साथ में हैं। अवनीश जी, क्या जिस तरह से रमेश शर्मा साहब कह रहे हैं, इस सीट की तासीर की हम बात करें कि लंबा जो सूखा है कांग्रेस के सामने है, 1980 और 84 को छोड़ दिया जाए तो तब से लेकर अभी तक कांग्रेस यहां पर कभी विजयश्री हासिल नहीं कर पाई। क्या यही कारण रहा था कि यहां पर चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे धर्म संस्कृति की बात करें, ज्यादा फैक्टर इसका रहा है? यही कारण है कि ये कांग्रेस की दूरी का कारण रहा है, क्योंकि पिछला चुनाव भी 5 लाख वोटों से रमाकांत भार्गव ने जीता था। क्या कहेंगे अवनीश जी? देखिए राजेश जी, विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत लगातार कुछ सालों से हो रही है, बात सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां सांसद रहे, शिवराज सिंह चौहान जी भी रहे और सुषमा स्वराज जी भी रही हैं। लेकिन परिसीमन 2009 के बाद से जो लोकसभा का बदला है, उसमें जो सीटें विदिशा संसदीय क्षेत्र में आई है और विदिशा प्रॉपर का भी हम बात करें तो राष्ट्रवाद और संस्कृतिवाद के आदरणीय रमेश शर्मा जी बात कर रहे थे, लेकिन विधायक वह कहीं नहीं कांग्रेस के जीतते रहे हैं। विदिशा में भी पिछली बार चुनाव कांग्रेस के जीते थे, बासोदा में भी जीते थे। इसके पहले आप देखें कि शैलेंद्र पटेल जी इछावर में जीते थे, इछावर इसमें जुड़ गया, खातेगांव इसमें जुड़ गया, खातेगांव में भी कांग्रेस के विधायक जीते। बुधनी में लगातार बुधनी सीट जीती है, बुधनी और भोजपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कहना कि नहीं ये भाजपा का गढ़ है और भाजपा इसमें लगातार चुनाव जीत रही है, इसलिए चुनाव जीत जाएगी, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लगातार परिवर्तन भी किया है, लोगों को एक तरीके से समझने व्यवस्था को मजबूत कर दिया है कि लोग कितना विकास चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो लगातार 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में लोग जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए विदिशा को क्या मिला। विदिशा क्षेत्र की हम बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे में पिछड़ा हुआ। विदिशा संसदीय क्षेत्र का पूरा विकास कहीं भी नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के लगातार सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का गढ़ होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के अन्य संसदीय क्षेत्रों से देखेंगे तो विदिशा बहुत पिछड़ा हुआ है। विदिशा में विकास की भी चाहत है, लोगों के मानसिकता में परिवर्तन भी लोगों को लग रहा है इस बार देखने को कि भारतीय जनता पार्टी को वो सबक सिखाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, इससे पहले का जब 2 सीटों से लड़ रहे थे, बुधनी और विदिशा से, तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा विधानसभा क्षेत्र से मात्र 15-16 हजारों से पूरी ताकत लगाने के बाद शशांक भार्गव से चुनाव जीत पाए थे
तो हालत बहुत खराब हो गई थी। उस टाइम पे उन्होंने विदिशा से रिजाइन किया और विदिशा से विधायक रहे। तो ये कहना कि विदिशा भारतीय जनता पार्टी का इस बार साथ देगा, मुझे उपयुक्त नहीं लगता। विदिशा क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार होगा हमारा, वो भारी बहुमत से जीत के जाएगा और इतिहास में दर्ज होगा कि लगातार जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता का मोह भंग हो गया। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र में जी आता हूँ, लेकिन लेकिन आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस इतिहास बनाएगी, लेकिन अभी तो इतिहास ये बन रहा है कि आप लंबे समय से 1984 से ये सीट जीत नहीं पाए। मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। अजय धबले जी हमारे साथ में हैं, एक बार फिर स्वागत करूंगा अजय धबले साहब का। और सीधा सा सवाल अजय धबले जी, जिस विदिशा सीट की हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुफीद सीट रही है। आपने या आपकी पार्टी ने जिस किसी को यहां से लड़ाया उसने जीत हासिल की, और यही कारण है कि पूरे देश में ये चर्चित है, क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यहां से सांसद चुने गए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहां से सांसद चुनी गई, रामनाथ गोयनका की बात की जाए या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, 5 बार यहां से सांसद रहे हैं। लेकिन सवाल जिस तरह से अवनीश जी ने उठाया है, कहीं ना कहीं ठीक है, ये मैंने अपने एनालिसिस में ये कहा है कि ये आपका गढ़ है और सबसे मुफीद सीट ये है कि आप किसी को भी लड़ा देते हैं, वो अच्छे मतों से यहाँ से जीतता है। पिछला चुनाव भी तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा वोटों से रमाकांत भार्गव जी ने जीता था। लेकिन अवनीश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि क्या इस इतनी पॉपुलर सीट, इतनी हाई प्रोफाइल सीट, उस हिसाब से इस क्षेत्र का जो विकास या डेवलपमेंट, भी चुनाव होते हैं, जनता को तमाम सारी उम्मीद होती है, और अवनीश जी कह रहे हैं कि उस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ, ये एक मुद्दा इस चुनाव में रहेगा? या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी का चेहरा है, डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही जाएंगे, क्या कहेंगे अजय धबले साहब? जी, तो राजेश जी, किसी भी क्षेत्र की जनता सिर्फ 2 बातों के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, या तो एक वो उस दल के या उस पार्टी के विचारों का गढ़ होता है, या दूसरी बात होती है उस पार्टी ने उस क्षेत्र का अनबीटन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स गढ़े हैं, अनबीटन डेवलपमेंटल के पैरामीटर स्थापित किए। तो भारतीय जनता पार्टी ने विदिशा संसदीय क्षेत्र को लेकर ये दोनों बातें प्रतिपादित की हैं। देखेंगे आप, एक तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों का गढ़ है, जिस प्रकार से रमेश शर्मा जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विचार वहां पे स्थापित हो चुका है। उससे अधिक हमारे विचार परिवार का जो विचार है, राष्ट्रवाद का विचार है, चाहे धर्म की बात है, इन सारे संस्कारों की वो भूमि रही है। इसलिए हम देखेंगे कि हमारे श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी अपने जीवन का अंतिम चुनाव उस संसदीय क्षेत्र से लड़ चुकी हैं। हमारे विकास पुरुष जिन्होंने मध्य प्रदेश की विकास गाथा को लिखा है, ऐसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का वो संसदीय क्षेत्र रहा है, और इस बार भी संसदीय क्षेत्र उन्हीं का बनने जा रहा है। दूसरा जो विकास का पैमाना, मैंने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में आप देखेंगे विकास के नित नए आयाम गढ़े, इसलिए बार बार वहां की जनता, मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखती है, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी को चुन के देती है। रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस का वैचारिक दोगलापन ये है, ये ऐसी सीट की बात कर रही है जिस सीट पे मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली 1-2 बार अगर छोड़ दिया जाए तो ये कभी भारतीय जनता पार्टी से कंपीट भी नहीं कर पाए। पिछले लोकसभा के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी 60% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। सुषमा जी का 2009 का इलेक्शन ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी 78%, मतलब हिस्टोरिकली किसी संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो एक ऐसी सीट है जहां पे वहां की जनता ने ये मान लिया है कि ये विकास करने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ में खड़ी होने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी, और हमें उसका साथ देना चाहिए। अभी भी आप विधानसभा का चुनाव देखिए, आप देखिए किस प्रकार का रिजल्ट विदिशा संसदीय क्षेत्र के सारे असेंबली सेगमेंट का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आपको वोट शेयर मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिपादित करता है कि उस क्षेत्र को हमने गढ़ा है, इसलिए वो हम ये कह सकते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी ही चुन के आएगी। और आज कांग्रेस का वैचारिक दोगलापन ये है कि ये इतिहास की दुहाई दे रहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने वहां विकास की बात नहीं की है। तो आपको अपने पुराने चुनाव के रिजल्ट से, आपको आपके वर्तमान के नीति नेतृत्व और नियत से भी यह स्पष्ट हो जाना था कि विदिशा छोड़िए। राजेश जी, आज देखिए टेक्निकली, या हम जिसको स्ट्रेटेजिकली देखें कि कांग्रेस किस संसदीय क्षेत्र में ढंग से चुनाव लड़ रही है। आज इनका छिंदवाड़ा में नॉमिनेशन था राजेश जी, इनके नेतृत्व
कि ये दोगलापन देखिए, जब वहां पे हमारे कांग्रेस के साथी और नकुल नाथ जी अपना पर्चा भरने दाखिल करने जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। नकुल नाथ जी, उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनका पिताजी और कमलनाथ जी की पत्नी, तो ये एक दिखाता है वैचारिक दोगलापन। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को भी ये चीजें आहत कर जाती है। इसलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश, निराश होकर भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी विचार के साथ में काम करने वाले दल की सदस्य लेते रहो। ये आरोप लगाते हैं कि आप डरा धमका कर सदस्यता दिलवा रहे, जब आप मैसेज ही गलत दे रहे हो। आपका मैसेजिंग, अपील देखिए, अपील बहुत जरूरी होती है पॉलिटिक्स में। और आज के आपके एक फोटो ने अपील क्या कर दी कि छिंदवाड़ा में आज कमलनाथ जी के साथ में, कांग्रेस नेतृत्व के साथ में, उनके परिवार के सिवा कोई खड़ा नहीं है। तो ये एक बहुत दूरदर्शी संदेश जाता है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में यही है कि एक अपीलिंग चेहरा कांग्रेस के पास कभी नहीं रहा। आप प्रताप भानु शर्मा जी का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी भी अपने संसदीय क्षेत्र को ना कभी गढ़ने का इतिहास रहा, ना कभी बनाने का इतिहास रहा। इसके लिए बाद में जब कांग्रेस 84 के बाद में जब वहां से हारी है, तो आज तक के कांग्रेस वहां वापस नहीं आई है। मुझे लगता है हम जब पॉलिटिकल एनालिसिस इन सारी बातों का करें, तो यह बहुत जरूरी होता है कि किस संसदीय क्षेत्र को किस दल ने क्या दिया। या आपने एक प्रॉमिसिंग चेहरा दिया है कि जिसको देख के वहां की जनता को लगी नहीं है हमारा नेतृत्व होना चाहिए। 5 बार शिवराज जी वहां के सांसद रहे, 2 बार हमारी सुषमा स्वराज जी वहां के सांसद रही, आदरणीय अटल जी वहां के सांसद रहे। आप देखते हैं ये प्रॉमिसिंग चेहरे हैं। इन्होंने अपने दल को, देश को, राज्य को कहीं ना कहीं वो संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए अपने आता हूं सेकंड राउंड में लवले साहब में आता हूं, एक बार फिर रमेश जी के पास में आ जाता हूं। रमेश जी, 2 चीजें इसमें अहम नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल नो डाउट की एक जो सीट है विदिशा गढ़ बन चुकी है, लेकिन अवनीश जी ने जो बात कही, आपने बिल्कुल कहा कि चाहे राष्ट्रवाद की बात की जाए, चाहे धर्म संस्कृति की हम बात करें, जागृति की बात करें, और वैसे भी सांची के बौद्ध स्तूप, उदयगिरी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के कारण भी ये सीट चर्चित है। लेकिन क्या वहाँ की जनता जिस तरह से, जिस ऐतिहासिक मतों से किसी भी कैंडिडेट को जिताती है, और अवनीश जी कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट, जो विकास वहां पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं, जनता उस डेवलपमेंट विकास पर उतना फोकस्ड नहीं है जितना फोकस राष्ट्रवाद, संस्कृति और जागृति को लेकर है? सर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पूरा विदिशा क्षेत्र संस्कृति, राष्ट्रभाव, आध्यात्म और धर्म के प्रति जागरूक है। आपने जो कि मौर्य काल तक का सांची का बताया, आप अगर देखेंगे तो विदिशा का उल्लेख रामायण काल में भी आता है। राम जी ने शत्रुघ्न के पुत्र को विदिशा क्षेत्र अलॉट किया था, नर्मदा से लेकर के विदिशा, चूंकि वो केंद्र था, सत्ता का केंद्र विदिशा था, तो रामायण काल में भी विदिशा का उल्लेख आता है, महाभारत काल में भी विदिशा का उल्लेख आता है। ऐसा कोई बेतवा नदी जो कि पूरे विदिशा संसदीय क्षेत्र को निकलती है, यहाँ से भोपाल से समीप होकर के, रायसेन में होकर के, विदिशा से, बासुदा से आकर के जाती है आधे संसदीय क्षेत्र को, बेतरवती, इसका जिक्र पुराणों में है, और ये गंगा नदी से भी प्राचीन नदी है। तो वो जो उसका है, वो कृषि क्षेत्र इतना उन्नत है राजेश जी, कि वहाँ की जो सर्वसी कृषि है उसकी पूरे वर्ल्ड में मांग है। और तो कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नत है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुझे कहने में कि विदिशा का जो विकास होना चाहिए था, उस आधार पर विदिशा का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि रामनाथ जी गोयनका, चूंकि मैंने वो चुनाव अपनी आंख से देखा है, मणिभाई पटेल और रामनाथ गोयनका जी का चुनाव हुआ था, रामनाथ गोयनका जी चुनाव जीत के गए, दोबारा आए ही नहीं वहां पर। तो ये सवाल मैंने सुषमा जी से किया था, जब सुषमा जी चुनाव लड़ रही थी, तो मैंने पत्रकार वार्ता में पूछा था कि आप दोबारा लौट करके आएंगे क्या वहां पर। तो कुल मिलाकर के जो विकास, प्रताप भानु जी रहे, प्रताप भानु कांग्रेस के रहे, और 2 चीजों के लिए प्रताप भानु सदैव याद किए जाएंगे। दीवानगंज के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ है, वो निश्चित रूप से उसका पहल प्रताप भानु जी ने की थी। और एक नहर, बहुत पुरानी कभी घोषणा उसकी हुई थी, डीपी मिश्रा जी ने की थी, लेकिन काम अधूरा था। शमशाबाद के पास जो, फिर उसका नाम उन्होंने संजय गांधी नहर रखवाया। वो 2 चीजों के लिए प्रताप भानु जी हमेशा जाने जाएंगे। शिवराज जी के समय अगर आप देखेंगे तो शिवराज जी के समय मंडियों का जो काम हुआ है, संग्रहण क्षेत्र बने हैं, मंडियों का जो काम हुआ है, तो वो काम शिवराज जी के समय बहुत ज्यादा हुआ। इसके अलावा विदिशा के पास एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप, शिवराज जी, बासुदा के पास औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ शिवराज जी के पास। लेकिन फिर भी जो विकास की जो उम्मीद, अभी शिवराज जी ने एक मेडिकल कॉलेज विदिशा का, एक मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है विदिशा में। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये जो अभी कार्यकाल आया है शिवराज जी वाला, इसमें वहां पर कुछ विकास कार्य हुए हैं। बाकी इससे पहले कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से तो विदिशा उपेक्षित रहा है। जी चलिए,
मैं एक बार फिर अवनीश भार्गव जी के पास में आता हूं। अवनीश भार्गव जी, ये जो आपने सवाल उठाया, मैंने वही धबले साहब से भी पूछा, रमेश जी से भी पूछा, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि वहां की जनता की, मैं कहता हूं, जो हम कह रहे हैं कि विदिशा की तासीर क्या, तो हम जनता, वहां की जनता की भी तासीर भी समझें कि अगर विकास नहीं भी हो रहा, फिर भी वो राष्ट्रवाद के नाम पर, वो संस्कृति के नाम पर, वो 5-5 लाख से ज्यादा वोटों से किसी भी कैंडिडेट को वहां पर जिता रहे हैं। और ऐसे भी उदाहरण है कि कई कैंडिडेट बाहर से आए, जीते और चले गए, वहां पर नहीं आए फिर भी, क्योंकि रमाकांत भार्गव जी को जिस तरह से लड़ाया वो 5 लाख से जीतते हैं। एक सवाल और बनता है कि अगर 2003 से पहले तक अगर देखें, जब हम जिस कह रहे हैं कि 84 के बाद वहां पर कांग्रेस नहीं जीती, 2003 तक कांग्रेस का भी शासन वहां पर रहा है, तो ऐसे में एक शासन, ये भी सवाल है कि कांग्रेस के समय भी जनता अडिग रही, वो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताती रही। क्या कहेंगे अवनीश भार्गव जी? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे विदिशा ऐतिहासिक धरोहर है और पूरे विश्व के मानचित्र पे सांची के स्तूप से लगा के विश्व की हर एक चीज जहाँ पे जो होना चाहिए विदिशा में, सबको मध्य प्रदेश में विदिशा का गर्व होना चाहिए। विदिशा संसदीय क्षेत्र, विदिशा शहर इस तरीके से सम्राट अशोक के समय से बहुत पॉपुलर विश्व की धरोहर में से एक रहा है। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन मैं निश्चित तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, विदिशा क्षेत्र की बात करें कांग्रेस के समय पे, आदरणीय रमेश शर्मा जी को सुन रहा था कि संजय सागर बांध की बात करें शमशाबाद में, जिसे नहरियाई का डैम कहते हैं, हलाली डैम की बात करें, जैसे सम्राट अशोक सागर परियोजना जिसे कहते हैं, SATI की बात करें, वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, और एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो कांग्रेस के समय हुए। भारतीय जनता पार्टी ने छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे और लोगों को डरा धमका के जिस तरीके से पोलराइजेशन किया है जाति और धर्म के नाम पे, और लोगों को वो उस तरफ डाइवर्ट करा गए जो देश में नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से प्रजातंत्र में जिन मूल्यों का कोई आधार नहीं होता उसकी तरफ ले गए और जनता उनके बहकावे में आके उनको वोट भी दिया। मैं कह सकता हूँ राजकुमार पटेल जी चुनाव लड़ रहे थे, सुषमा स्वराज जी लड़ रहे थे, अजय धवले जी कह रहे थे 78% वोट मिले, लेकिन आदरणीय राजकुमार पटेल जी का बीफार्म जमा नहीं हो पाया तो कांग्रेस का उम्मीदवार वहां नहीं उतर पाया हमारा। तो भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज अकेली कैंडिडेट बची थी और निर्दलीय लोगों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, तब सुषमा स्वराज जी मुश्किल बात जीती थी भारतीय जनता पार्टी को। पिछले चुनाव में हमारे शैलेंद्र पटेल जी थे और रमाकांत भार्गव जी चुनाव लड़ रहे थे। जो किस तरीके का डिसीजन हुआ है मैं आपसे कह नहीं सकता कि जनता ने जिस तरीके से रमाकांत भार्गव को भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुना है, तो वहां विदिशा संसदीय क्षेत्र में 5 साल भुगता है कि वहां कोई मिलने नहीं गया, कोई ने बात नहीं की। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां जो विकास किया है, तो खुद का डेयरी का, खुद का वेयर हाउस का, खुद का जो ढोलखेड़ी चौराहा है उस पर जमीन लेके, डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज बना के, उनके बाईपास बना के, और जमीन के बगल में बागरी गांव का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके उसका तो विकास हुआ है। उसमें विकास में कोई कोताही नहीं पड़ती। उनका टमाटर हो, उनका दूध हो, 150 रुपए लीटर बिक जाएगा, उनका टमाटर स्पेशल हो जाएगा। मिर्ची दयानंदपुर में उन्होंने ट्रैक्टर चलाया था, वो हमने देखा। तो व्यक्तिगत रूप से वहां लोगों को मजबूत करने की बात नहीं है, खुद का मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट अजय धबले साहब से लूंगा। अजय धबले साहब क्या कहेंगे जिस तरह से अवनीश जी कह रहे हैं? धबले चलिए धबले साहब का वर्जन ले लेता हूँ। चलिए धबले जी का वर्जन ले लेता हूँ। अवनीश जी बात आ गई आपकी। अजय धबले साहब से फाइनल कमेंट। वक्त की कमी है सिर्फ जी। धबले साहब तो राजेश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को कभी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता कमजोर हुई है, विदिशा संसदीय क्षेत्र को गढ़ने की आवश्यकता जो कांग्रेस के नेतृत्व ने कभी नहीं किया। आप किसी क्षेत्र को नेतृत्व सांगठनिक रूप से भी जब आप दुष्कृत रखने का काम करते हो, आप बहिष्कृत जैसा जीवन वहां के कार्यकर्ता जीते हैं, तो मुझे लगता है ये स्थिति किसी भी दल के साथ हो सकती है। आज विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस का कार्यकर्ता आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। उसको ये नहीं पता कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। उसको आइडियोलॉजिकल डायलेमा इतना भारी हो चुका है कि आप मध्य प्रदेश में देखिए, आज कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इनके कई सीटों पर कैंडिडेट तय नहीं होते फर्स्ट फेज के। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस दूसरी ओर विचारों के मामले में
आज पीछे हो गई है। आप देखेंगे कि आज संदेश खाली का एक चेहरे के कांग्रेस मामले में, बात विचार नहीं के कर मामले में रही। कांग्रेस कर हमारे एक कभी नहीं कर जो सकते हमारी आप। लोकसभा की प्रत्याशी है मंडी सी, आप- उसमें इनका नेतृत्व, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता एक ऊंची टिप्पणी कर देती है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इन सारी बातों से आहत होता है, और जब वो आहत होता है तब अपने खुद के दल का काम कांग्रेस नहीं का करता, कार्यकर्ता वो बहुत भारतीय जनता मजबूत है। पार्टी जैसे भारतीय दल को जनता जाकर पार्टी वोट के कर कार्यकर्ता पे आपको देता है। यकीन आप नहीं होगा, देखेंगे जो कांग्रेस इतने के वोट लोगों को लाके संसद में अपना भारतीय जनता राष्ट्रवाद पार्टी सिखा को रहे हैं। दावा हो रहा है, ये उन लोगों के भी एक मौका पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बनी रहना एक चाहती ऐसे है। फेंस सिटर है, वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वास्तव में भारतीय कांग्रेस जनता के पास पार्टी चलिए राजनीतिक चलिए, पार्टी वक्त की है, कमी विचार है, करने के लिए वक्त कुछ की बचा कमी है। है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से विदिशा की जो जंग है, और आप देख सकते हैं उसकी तासीर की बात की हमने, विदिशा संसदीय क्षेत्र की, वहां की जनता की, और जिस तरह से पैनल हमारे साथ में था, और जिस तरह से एनालिसिस विदिशा लोकसभा सीट का, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं बहुत चेंज यहां देखने को मिलेगा। देखना होगा किस तरह के समीकरण अब इस चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में विदिशा संसदीय क्षेत्र के नजर आते हैं। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।